नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। जीएसटी लागू होने से लोगों पर कम हुआ टैक्स का बोझ। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला का बयान। राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने कहा, सरकार की आमदनी बढ़ने पर टैक्स दरों में हो सकती है कटौती। जीएसटी रिटर्न को और आसान बनाना प्राथमिकता। कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड गठित करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी कर्नाटक सरकार। बेंगलुरु में हुई सर्वदलीय बैठक में फैसला। संसद के मॉनसून सत्र में कर्नाटक के सांसद उठाएंगे मुद्दा। अगले 2 दिन तक 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में खतरे के निशान से ऊपर झेलम समेत कई नदियां। राज्यपाल ने आपात बैठक में की स्थिति की समीक्षा। लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते फिर रोकी गई अमरनाथ यात्रा। विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई तेज। भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश के तहत 27 अगस्त को पेश होने का सम्मन जारी। पेश नहीं होने पर हो सकती है संपत्ति की नीलामी। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में पहुंचने के लिए नीदरलैंड्स के खिलाफ भारत को मैच ड्रॉ करना जरूरी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला जारी। कबड्डी मास्टर्स का खिताब जीतने के लिए भारत के सामने ईरान की चुनौती। जीएसटी को लागू हुए आज 1 साल हो गया। पिछले साल 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद यह व्यवस्था पूरे देश को एक बाजार में तब्दील करने में मददगार साबित हुई। हालांकि शुरुआत में कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन समय के साथ एक जैसी जरूरत महसूस की गई। इस प्रणाली में बदलाव किए गए। अब यह व्यवस्था मजबूत हो रही है और इसका असर कर संग्रह पर भी दिख रहा है। आजादी के बाद देश के सबसे बड़े कर सुधार जीएसटी को लागू हुए शनिवार को 1 साल पूरा हो गया है। केंद्र सरकार रविवार यानी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाएगी। इसके लिए दिल्ली में खास समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और उद्योग जगत के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। जीएसटी के पहले इस देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कानूनों को जोड़ करके 32% टैक्स मिलता था, लोगों को देना पड़ता था। आज मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स जो है वो 28% का है, वो भी केवल 50 वस्तुओं पर। शेष पर किसी पर 18, किसी पर 12, किसी पर 5% का है। तो जीएसटी से सबसे बड़ा फायदा ये मिला है कि 32 को खत्म करके हमने केवल 28, 50 वस्तुओं पर और पर 18, 12 और 5 पर ला करके फिक्स किया है। जो रिटर्न फाइलिंग की हमारी जो प्रक्रिया है उसको हम कैसे सरल बनाए, उसको उसमें लोगों को काफ़ी सरलता से भरने की सुविधा हो जाए और उसमें से हमको वो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसकी हमें ज़रूरत है। तो इस तरह का एक नया सिस्टम ऑफ रिटर्न फाइलिंग बनाना वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी नेक्स्ट ईयर में। और उसके बाद एक जैसे जैसे हमारे पास रेवेन्यू सेक्रीफाइस करने की गुंजाइश बनती जाएगी, वैसे वैसे कहीं ना कहीं हम लोग जीएसटी के दरों में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। उद्योग संगठन सीआईआई ने कहा कि जीएसटी से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक और क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और इस व्यवस्था ने टैक्स चोरों पर शिकंजा कसा है। जीएसटी से पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था लागू हुई है और पूरा देश एक बाजार बन गया है। जानकार भी मान रहे हैं कि इससे व्यापार में सहूलियत बढ़ी है। ब्रांडिंग के टर्म्स में, हमारे पोजीशन के टर्म्स में और फाइनेंशियल टर्म में भी और जीडीपी के टर्म में भी हमें फ़ायदा हुआ है और आने वाले 5 साल बाद वर्ल्ड इसे एक रेवोल्यूशनरी स्टेप के तौर पे हिंदुस्तान के लिए याद रखेगा। शुरुआती चरण में जीएसटी को लागू करने में कई दिक्कतें आई। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए कई अहम कदम भी उठाए गए और अब कर संग्रह में इसका सकारात्मक असर दिखने लगा है। पिछले साल जुलाई से लेकर इस साल मार्च तक हर महीने औसतन 89,885 करोड़ रुपए का जीएसटी जमा हुआ। वहीं इस साल अप्रैल में पहली बार कर संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। अप्रैल में जीएसटी से 1,03,459 करोड़ रुपए मिले। मई में
जीएसटी कलेक्शन 94,016 करोड़ रुपए रहा। जीएसटी को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया सकारात्मक है। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो देश का पैसा है अगर हम टैक्स में देंगे वो हमारे डेवलपमेंट में आगे काम आएगा, तो उस चीज़ में भी ठीक है। और जीएसटी अच्छी चीज़ है। जो स्टेप जो उठाया है जीएसटी का, ये बहुत ही अच्छा है, गवर्नमेंट के इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है और इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा भी हुआ है। पिछले वर्ष 30 जून की मध्यरात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित भव्य समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जीएसटी की शुरुआत की थी। इसके साथ ही देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का ढांचा पूरी तरह से बदल गया। जीएसटी से जुड़े सभी फैसले जीएसटी परिषद करती है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। परिषद के सभी फैसले आम सहमति से होते हैं। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आज आखिरी तारीख थी। अब इसकी मियाद खत्म हो गई है। आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को देखते हुए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई थी। जिन्होंने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा, क्योंकि आधार से पैन लिंक नहीं होने से 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने जो आयकर के नए नियम तय किए हैं उसके तहत अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे तो 5,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। भारतीय बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। माल्या के खिलाफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल के तहत समन जारी हुआ है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय माल्या को 27 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया है। नए कानून के तहत पहला मुकदमा विजय माल्या पर दर्ज हुआ है और कोर्ट ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश के तहत तलब किया है। अगर विजय माल्या अदालत में हाजिर नहीं होते तो उनकी संपत्ति जब्त कर नीलाम की जा सकती है। ये नोटिस प्रवर्तन निदेशालय की उस मांग पर जारी किया गया है जिसमें विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने की मांग की गई थी। जांच एजेंसी ने माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग और भारतीय बैंकों के समूह के साथ 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं। विजय माल्या फिलहाल लंदन में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्वीप समूहों के समुचित विकास में हुई प्रगति की समीक्षा की। बैठक में नीति आयोग ने प्रेजेंटेशन भी दिया जिसमें अहम ढांचागत परियोजनाएं, संपर्क के साधन, हरित ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और पर्यटन के क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा दिया गया। प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुए कामों की समीक्षा भी की। साथ ही पर्यटन विकास के लिए चिन्हित क्षेत्रों के लिए समेकित पर्यटन प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर और नीति आयोग के सीईओ और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। दुनिया भर में आज सोशल मीडिया दिवस मनाया गया। 2010 से हर साल इस दिन को जून महीने के आखिरी दिन यानी 30 तारीख को मनाया जाता है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनी मैशेबल ने 30 जून को सोशल मीडिया दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी को सोशल मीडिया दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने विमर्श को लोकतांत्रिक बनाने और दुनिया भर के लाखों लोगों को अपने विचार व्यक्त करने और रचनात्मकता दिखाने के लिए मंच मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर खासकर युवाओं को सोशल मीडिया के इनोवेटिव इस्तेमाल के लिए बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अभिव्यक्ति और चर्चा जारी रखने की अपील भी की। कर्नाटक सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। बेंगलुरु में आज हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि 2 जुलाई को होने वाली प्राधिकरण की बैठक में कर्नाटक के 2 अधिकारी शामिल होंगे और राज्य का पक्ष रखेंगे। साथ ही ये मसला संसद के मानसून सत्र में उठाने का फैसला भी हुआ है। सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने बुलाई थी। केंद्र सरकार ने 22 जून को 9 सदस्यों वाले कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। कर्नाटक शुरू से ही प्राधिकरण के गठन का विरोध कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने एक बार फिर आतंकी गतिविधियों में शामिल युवाओं से अपील की है कि वो दहशत का रास्ता छोड़ें
और मुख्य धारा में लौट आएं। इसके लिए डीजीपी एसपी वैद्य ने घाटी में आतंकियों के परिजनों से आगे आने को कहा। उन्होंने अपने ट्विटर पर इस अपील को जारी किया। एसपी वैद्य ने लिखा कि आतंकियों के परिवार वाले, गलत रास्ता अख्तियार करने वाले उनके बच्चों से हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए कहें और उन्हें घर बुलाएं। पुलिस महानिदेशक ने यह भी कहा कि हिंसा का रास्ता छोड़ने और मुख्यधारा में लौटने वालों को जम्मू कश्मीर पुलिस हर संभव मदद मुहैया कराएगी। दरअसल जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने पिछले साल भी इस तरह की अपील जारी की थी। राज्य पुलिस ने इस बात की घोषणा भी की थी। घाटी में जारी मुठभेड़ों के बीच स्थानीय आतंकियों के आत्मसमर्पण को स्वीकार किया जाएगा, जिसके बाद घाटी में कई युवाओं ने हथियार डाले थे। कई आतंकियों के परिजनों ने अपने बच्चों से हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए भी कहा था। और उधर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। स्थानीय प्रशासन ने दक्षिण और मध्य कश्मीर को बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया है। इन इलाकों में संयुक्त बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग, कुलगाम और श्रीनगर जिलों में लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन डेस्क भी बनाए हैं। नदियों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से स्कूलों को भी आज बंद कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी में अगले 2 दिन तक भारी बारिश जारी रह सकती है। और भारी बारिश और उफनती नदियों को देखते हुए राज्यपाल NN वोहरा ने आज अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा भी लिया। स्थिति की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने कश्मीर विभागीय प्रशासन को बाढ़ आशंका वाले क्षेत्रों में पर्याप्त बचाव और राहत उपाय करने के निर्देश दिए हैं। और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते आज अमरनाथ यात्रा स्थगित रही। पहलगाम और बालटाल के रास्तों से श्रद्धालुओं का कोई भी जत्था पवित्र गुफा की तरफ रवाना नहीं हुआ। लगातार बारिश के चलते रास्तों पर फिसलन बढ़ गई है, जिस कारण यात्रा को स्थगित रखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों से 5000 से ज़्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पहुंचे हैं। अमरनाथ यात्रा 26 अगस्त तक चलेगी। देश भर के कई राज्यों में आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसकी आशंका जताई है। जिन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है उनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, गोवा और केरल शामिल हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले हफ्ते में मानसून पहाड़ी इलाकों के तराई क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय रहेगा, जिसके चलते जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश होने की आशंका है। वहीं पंजाब, हरियाणा और बिहार के कुछ इलाकों में मूसलाधार बरसात हो सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। बादलों के छाए रहने की वजह से तापमान गिरावट आई है, लेकिन कई जगहों पर वातावरण में ज़्यादा नमी होने के चलते उमस भी महसूस की जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन की खबर भी है। भारत से इस बार रिकॉर्ड 1,75,025 लोग हज यात्रा पर जाएंगे। इनमें 47% से ज़्यादा महिलाएं शामिल हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हज यात्रियों के लिए इंडियन एयरलाइंस कंपनियों को पिछले साल की तुलना में इस साल 57 करोड़ रुपए कम दिए जाएंगे। 2017 में 1,24,852 यात्रियों के लिए 1,030 करोड़ रुपए एयरलाइंस कंपनियों को हवाई किराए के रूप में दिए गए थे, जबकि 2018 में हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए जाने वाले 1,28,702 हाजियों के लिए 973 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। राइटर का क्या होता है कि राइटर लिखने को हमेशा पोस्टपोन करता है, टालता है। ये राइटर की, दुनिया भर के किसी भी राइटर की आदत होती है। ये राइटिंग स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो पोस्टपोन करता है आदमी। ठीक है, अभी थोड़ी देर में लिख लूंगा, कल लिख लूंगा, परसों लिख लूंगा। मैं कोई आर्ट फिल्म नहीं लिखना चाहता, मैं लिखना चाहता हूँ पब्लिक सिनेमा। वो कमर्शियल
नहीं होता वो आर्ट नहीं होता, उसमें दोनों चीज़ें बराबरी से होती हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक मिश्रा, पटकथा लेखक। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सेना की चिकित्सा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत रक्षा स्टाफ ने आज चिकित्सा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका को लेकर चर्चा का आयोजन किया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व पर जोर दिया गया है कि कैसे वो सेना को वॉर जोन में जाकर सही समय पर चिकित्सीय सहायता मुहैया कराने में अहम भूमिका निभा सकती है। इस चर्चा में नौसेना, वायुसेना और थल सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। जहाँ बैटलफील्ड है वहाँ पर कई बारी कोई मेडिकल हेल्प होता ही नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि रोबोटिक जो हम बता रहे थे, रोबोटिक जो नर्सिंग असिस्टेंट हैं या रोबोटिक डॉक्टर जिनको हम बोल रहे हैं, वो कैन बी लाइफ सेविंग, वो जान बचा सकते हैं ऑफ द सोल्जर इन द वॉर फ्रंट। अगर मैं उसका सारा मेडिकल रिकॉर्ड अपने पास रख लूँ, उस रिकॉर्ड को यूज़ करके मैं प्रिडिक्ट कर सकूँ कि ये इस सोल्जर को कभी क्या कोई हाइपरटेंशन होने का चांस है या इसको कोई हार्ट अटैक का होने का चांस है, और वो इंसिडेंट आने से पहले ही डिसीजन ले लूँ कि इसको मैं क्या इंटरवेंशन लेना है। नई दिल्ली इलाके में अब आपको जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सूचना मुहैया कराने के लिए एनडीएमसी ने कनॉट प्लेस में डिजिटल इंटरैक्टिव पैनल लगाए हैं। इन पैनलों पर पलक झपकते ही मनचाही जानकारी मिल पाएगी। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में लगाए गए ये डिजिटल इंटरैक्टिव पैनल जानकारियों का खजाना हैं। इनकी मदद से आम लोगों को जरूरी सूचनाएं मिल रही हैं। इन पैनल्स में सभी सरकारी विभागों की वेबसाइट्स के साथ ही रेलवे, एयरलाइंस, मानचित्र, जीपीएस, बस सेवा, एनडीएमसी सेवा, टूरिस्ट स्पॉट, एयर क्वालिटी, फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, सेंसर और निगरानी के लिए कैमरे की सुविधा है। ये जो डिजिटल इंटरैक्टिव पैनल लगाए गए हैं एनडीएमसी द्वारा, इससे जो टूरिस्ट हैं या दूसरे लोग हैं या जिनको भी कोई लोकेशन की ज़रूरत है या कोई भी जानकारी चाहिए सरकारी विभाग की या कोई भी ऐसी चीज़, तो उन लोगों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। एनडीएमसी का यह कदम न्यूयॉर्क सिटी के लिंक एनवाईसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से प्रेरित है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यह सुविधा मुहैया कराई जा रही है। यूजर्स का मानना है कि इससे समय की बचत होगी। इससे क्या है कि लोगों को इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सारी चीज़ें आपको टाइम से। यहाँ पे वाईफाई भी मैंने देख रहा हूँ, यहाँ पे वाईफाई का पॉइंट भी है, यहाँ से वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। जो अपने आके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकता है, अपना बिल पेमेंट कर सकता है, अपने आईआरसीटी से वेबसाइट के थ्रू अपनी टिकट बुक कर सकता है। फिलहाल इस तरह के पैनल पालिका बाजार और चरखा संग्रहालय के पास ही लगाए गए हैं। जरूरत के हिसाब से इस सुविधा को विस्तार देने की योजना भी है। पब्लिक की फ़ायदा के लिए बनाया है इंटरैक्टिव कियोस्क, और ये मतलब टोटली फ्री है। नो इन्वेस्टमेंट ऑफ एनडीएमसी। ये हम हमारी कंपनी जो प्लैनेट एडवर्टाइजिंग है, इन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट किया है। कनॉट प्लेस के बाद अब ये पैनल खान मार्केट, सरोजनी नगर, मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, गोल मार्केट, संसद मार्ग, लोधी कॉलोनी, इंडिया गेट, एम्स और आरएमएल अस्पताल जैसी जगहों पर लगाने की तैयारी है। दिल्ली में हर रोज़ आम लोगों को किसी न किसी परेशानी से गुजरना पड़ता है, जिसे दूर करने के लिए एनडीएमसी ने डिजिटल इंटरैक्टिव पैनल लगाए हैं, जिसका फ़ायदा न सिर्फ आम लोगों को मिलेगा बल्कि टूरिस्ट भी उठा सकेंगे। दिल्ली से कैमरामैन राज ठाकुर के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे 5 जुलाई को भारत दौरे पर आ रहे हैं। जून 2017 में डोकलाम सीमा पर चीन के साथ बनी तनातनी के बाद भूटान के प्रधानमंत्री टोब्गे की ये पहली भारत यात्रा है। भूटान में इस साल अगस्त में संसदीय चुनाव होने हैं और इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे की ये यात्रा काफ़ी अहम मानी जा रही है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे 3 दिन की भारत यात्रा पर 5 जुलाई को दिल्ली आएंगे। 6 जुलाई को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता में शामिल होंगे। इसके अलावा वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच भारत भूटान चीन सीमा विवाद पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई बातचीत के नतीजों पर भी
चर्चा करेंगे। इस बीच भूटान का एक सैनिक प्रतिनिधिमंडल भी चीन में सीमा मसले पर बात करने गया था। भूटान के प्रधानमंत्री उसके परिणामों के बारे में भारत को अवगत कराएंगे। I think it's also very important that Prime Minister would share his views with the Prime Minister of Bhutan about his visit to Wuhan process, with Xi Jinping. And after that he visited again in Chengdu on the SCO summit. इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। चूंकि भूटान का ज्यादातर व्यापार भारत के साथ ही होता है, इसलिए सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री टोबगे खास तौर पर भारत से जीएसटी में छूट देने की बात उठा सकते हैं। जल विद्युत का मसला भी दोनों देशों के बीच बातचीत का अहम मुद्दा होगा, क्योंकि हाल ही में इस पर आधिकारिक स्तर पर बात हुई थी और दोनों प्रधानमंत्रियों को इस पर अंतिम मोहर लगानी है। Certainly they rely on India on most of the trade, whatever it implies in Indian business climate. It would also then be implied. Whether GST would be exempted, I'm sure this discussion must have gone on. I'm not aware about the outcome. If they are exempted from the GST, they get the benefit. भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे का कार्यकाल 2 अगस्त को खत्म होने वाला है। इसके बाद 90 दिनों के बीच भूटान में संसदीय चुनाव संपन्न होने हैं। भूटान ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में समर्थन करके भारत का दिल जीत लिया था, लेकिन अभी चुनाव होने हैं, इसलिए कोई बड़ी घोषणा होने की संभावना नहीं है। लेकिन इतना तय है कि दोनों प्रधानमंत्री संवेदनशील मुद्दों की समीक्षा करेंगे और भविष्य के योजनाओं की रूपरेखा बनाएंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि अमेरिका विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से अलग नहीं होगा। ट्रंप ने अमेरिका के इस संगठन से अलग होने पर विचार करने की योजना से इनकार किया है, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने WTO पर अमेरिका के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप भी लगाया। ट्रंप का कहना है कि WTO ने अमेरिका के साथ हमेशा ही सही बर्ताव नहीं किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन ने जब से इस संगठन की सदस्यता ली है, तब से चीन को ही इसका फायदा पहुंचा है। ट्रंप का कहना है कि WTO में अमेरिका की कई मामलों में हार हुई है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि विश्व व्यापार संगठन की वजह से दूसरे देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। और व्यापार युद्ध में अब कनाडा ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के कई सामानों पर भारी शुल्क लगा दिया है। इनमें अमेरिका से आने वाला स्टील, एल्यूमिनियम और उपभोक्ता सामान जैसी 250 से ज़्यादा वस्तुएं शामिल हैं। स्टील पर 25% तो एल्यूमिनियम और उपभोक्ता सामानों पर 10% शुल्क लगेगा। नई दरें कल से प्रभावी हो जाएंगी। बात खेल की। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में आज भारत नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना आखिरी राउंड रॉबिन मैच खेल रहा है। 2 क्वार्टर यानी 30 मिनट के खेल में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है। फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को ये मुकाबला कम से कम ड्रॉ कराना होगा। भारत अगर ये मैच जीतने या ड्रॉ कराने में सफल रहा तो लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचेगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को, दूसरे मैच में अर्जेंटीना को हराया था। वहीं तीसरे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। चौथे मैच में बेल्जियम के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा। टीम इंडिया इस वक्त 2 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ अंक तालिका में 7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं नीदरलैंड्स 2 जीत, 2 हार के साथ अंक तालिका में 6 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है। विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 10 अंकों के साथ पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। नीदरलैंड्स के लिए फाइनल का रास्ता तभी साफ होगा जब वो इस मैच में भारत को हरा दे। चैंपियंस ट्रॉफी का ये आखिरी और 37वां संस्करण है। भारत कभी भी इस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाया है। कबड्डी मास्टर्स का खिताब जीतने के लिए भारत के सामने ईरान की चुनौती है। दोनों के बीच दुबई में फाइनल मुकाबला जारी है। भारत ने शुक्रवार को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 36-20 से हराया था। वहीं ईरान ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 40-21 से हराया था। इससे पहले 2016 के कबड्डी विश्व कप के फाइनल में भारत और ईरान की भिड़ंत हुई थी। इस मुकाबले में भारत ने ईरान को मात देकर विश्व कप पर कब्जा जमाया था। इस टूर्नामेंट की बात करें तो भारत और ईरान की टीमों ने ग्रुप स्टेज में अपना एक भी मैच नहीं गंवाया है। मौजूदा विश्व चैंपियन भारत को टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारतीय कप्तान अजय ठाकुर से काफ़ी उम्मीदें की जा रही हैं। मलेशिया ओपन बैडमिंटन में भारत की चुनौती खत्म हो गई है। भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत को आज अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा।
महिला एकल के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु को दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ताई जू यिंग ने बेहद रोमांचक और कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों के बीच 55 मिनट तक चला रोमांचक मुकाबला 3 गेम तक गया। वहीं पुरुष एकल के सेमीफाइनल में किदाम्बी श्रीकांत को जापान के केंटो मोमोटा ने सीधे गेम्स में 21-13, 21-13 से हरा दिया। जापानी खिलाड़ी के सामने श्रीकांत शुरू से ही बेबस नजर आए। मोमोटा मैच में इस कदर हावी रहे कि उन्हें आखिरी गेम में 7 मैच पॉइंट मिले। और बात फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण के मुकाबले आज शुरू हो गए हैं। अंतिम 16 का पहला मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच कजान अरीना में खेला जा रहा है। फ्रांस के एंटोनियो ग्रीजमैन ने 13वें मिनट में ही पेनल्टी किक पर गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। हालांकि अर्जेंटीना के एंजेल डी मारिया ने 41वें मिनट में बेहतरीन गोल दागकर स्कोर को 1-1 कर दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 से बराबरी पर है। इस मैच से पहले फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच अब तक कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं, जिनमें 6 बार अर्जेंटीना को जीत मिली है। फ्रांस 2 बार जीतने में कामयाब हुआ है, जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ रहे। विश्व कप में कभी भी फ्रांस अर्जेंटीना को नहीं हरा पाया है। इस मैच से पहले विश्व कप के इतिहास में दोनों टीमें अब तक 2 बार आमने सामने हुई हैं। दोनों बार अर्जेंटीना को जीत मिली। 1934 के विश्व कप में अर्जेंटीना ने 1-0 से, जबकि 1978 के विश्व कप में 2-1 से जीत हासिल की थी। और फीफा विश्व कप में अंतिम 16 का दूसरा मुकाबला आज रात 11:30 बजे पुर्तगाल और उरुग्वे के बीच खेला जाएगा। पुर्तगाल के लिए उरुग्वे के डिफेंस को भेदना बड़ी चुनौती होगी। इस विश्व कप के 3 ग्रुप मैचों में उरुग्वे ने एक भी गोल नहीं खाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दम पर पुर्तगाल पहली बार विश्व कप जीतने का सपना देख रही है। इस विश्व कप में पुर्तगाल ने कुल 5 गोल किए हैं, जिनमें 4 अकेले रोनाल्डो के हैं। उरुग्वे की बात करें तो लुइस सुआरेज और एडिन कावानी पर सबकी नजरें होंगी। सुआरेज ने इस विश्व कप में उरुग्वे के 5 में से 2 गोल किए हैं। विश्व कप में पहली बार पुर्तगाल और उरुग्वे आमने सामने होंगे। उरुग्वे की टीम कभी भी पुर्तगाल को हरा नहीं पाई है। पुर्तगाल और उरुग्वे के बीच कुल 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए हैं, जिसमें पुर्तगाल को 1 मैच में जीत मिली है और 1 मैच ड्रॉ रहा है। इससे पहले विश्व कप में दोनों टीमें कभी भी नहीं भिड़ी हैं। कुछ और खबरें पर नजर डाल लेते हैं। आयकर विभाग ने अब ई-पैन यानी इलेक्ट्रॉनिक परमानेंट अकाउंट नंबर की सुविधा शुरू की है। इसके जरिए आप घर बैठे ही इसे जनरेट कर सकेंगे। इसके लिए यूजर को आयकर विभाग के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल और आधार कार्ड में दर्ज जानकारी भरनी होगी और इसके लिए अलग से कागजात जमा नहीं करने होंगे। यूजर्स को ई-पैन जनरेट करने के लिए अपने दस्तखत की एक स्कैन कॉपी भी तैयार रखनी होगी। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह व्यवस्था सीमित अवधि के लिए है। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको मौसम के हाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।